हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी टॉकीज़। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ताकि मैं अपनी कहानियाँ बाकी सभी लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला यूट्यूब वीडियो होगा। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी से। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जर्मनी के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 6 लाख साल पहले भी एंशंट ह्यूमंस जर्मनी में हुआ करते थे, जो एक्सकवेशंस में जिनके निशान हमें मिले हैं। 42,000 साल पुराना फ्लूट, जिसे हम बांसुरी भी बोलते हैं, वो भी इसी तरह के एक एक्सकवेशन के दौरान पाया गया। पूरी दुनिया में जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए हैं, उनमें इतना पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज तक कभी भी कहीं नहीं मिला। 8th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच का जो पीरियड हुआ करता था जर्मनी में, उसे हम क्लासिकल एंटीक्विटी बोलते हैं। क्लासिकल एंटीक्विटी वो एक पीरियड था जिस समय इंटरलॉकिंग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी एंशियंट रोम की और एंशियंट ग्रीस की, जिसे हम ग्रीको रोमन वर्ल्ड भी बोलते थे। उस समय पूरे यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में ये पूरी दुनिया फैली हुई थी। उसके बाद 10th सेंचुरी में होली रोमन एम्पायर का गठन हुआ। 1806 में होली रोमन एम्पायर जो थी वो डिसॉल्व हो गई। 1815 में जर्मन फेडरेशन का गठन हुआ। 1817 में जर्मनी बिकेम ए नेशन स्टेट, जहां पर जर्मनी के ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो पर्शियन डोमिनेटेड जर्मन एम्पायर में मर्ज हो गए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1819 1918 1919 में जर्मन रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद एम्पायर वाज रिप्लेस्ड बाय सेमी प्रेसिडेंशियल वीमर रिपब्लिक। 1933 में हिटलर जर्मनी में आ गया और नाजी जर्मनी की शुरुआत हुई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ तो 23 मई 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का गठन हुआ, जिसे हम वेस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं। और 7 अक्टूबर 1949 को ही जर्मन डोमिनेटिक रिपब्लिक का गठन हुआ, जिसे हम ईस्ट जर्मनी के नाम से जानते हैं। 1961 में बर्लिन वॉल बनी, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को आपस में बांटती थी। 1989 में 1989 में ये वॉल टूट गई और 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का फिर से रीयूनिफिकेशन हुआ। तो ये इतिहास है, ये कहानी है जर्मनी की। और जब से रीयूनिफिकेशन हुआ है आज की डेट में यूरोप में सबसे बड़ी और वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की है। जर्मनी की ये कहानी हुई। इसी जर्मनी में इन्हीं कहानियों के दौरान, इन्हीं किस्सों के दौरान 1834 में, रादर 21 नवंबर 1834 को जॉन वेयरहाउजर के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था फ्रेडरिक वेयरहाउजर। कुल मिलाकर 11 भाई बहन ये लोग थे, जिनमें से एक फ्रेडरिक वेयरहाउजर था। 1846 में, यानी कि जब फ्रेडरिक वेयरहाउजर की उम्र लगभग 12 साल थी, तो उसके फादर यानी जॉन वेयरहाउजर की डेथ हो गई। 12 साल की उम्र में फ्रेडरिक वेयरहाउजर पूरी तरीके से अनाथ हो गया और इसी वजह से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसने अपनी स्टडीज़ भी छोड़ दी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। 1852 में 18 साल की एज में काम की तलाश में फ्रेडरिक वेयरहाउजर यूएस जाता है। जर्मनी का एक ऐसा लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, 12 साल की एज में जो अनाथ हो गया था, 18 साल की एज में काम की तलाश में एक अनपढ़ जर्मन लड़का एक यूएस जैसे देश में जाता है, जहाँ की भाषा उसे नहीं आती, जहाँ पर वो कभी किसी से नहीं मिला, जहाँ पर वो किसी को नहीं जानता। वहाँ पर जाने के बाद वो एक फार्म हाउस पर काम करता है, लेबर का। 1856 में फिर वो एक रेल बोर्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नौकरी करता है, छोटी मोटी सी। 1858 में जब उसकी एज 26 साल थी, तो एक सॉ मिल थी, जगह का नाम था रॉक आइलैंड, यूएसए में रॉक आइलैंड था, वहाँ पर एक सॉ मिल थी जिसे हम आरा मशीन भी बोलते हैं। उसमें फ्रेडरिक वेयरहाउजर एक नाइट वॉचमैन की, एक चौकीदार की नौकरी ज्वाइन करता है। लगभग 1-1.5 साल तक वो वहाँ पे चौकीदार की तरीके से ही काम करता है। उसके कुछ दिनों बाद उसे प्रमोट करके टेलीमैन बना दिया जाता है, जो हिसाब किताब भी देखता है, कितनी लकड़ियाँ आ रही हैं, कितनी लकड़ियाँ जा रही हैं, कैसे कैसे करके पूरी सॉ मिल जो है, पूरी आरा मशीन काम कर रही है, कितने वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, किसका कितने वर्किंग आवर्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब उसने रखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे सेल्समैन प्रमोट कर दिया गया, उन क्लाइंट्स के लिए जिन्हें कंपनी अच्छी तरीके से जानती है, सिर्फ उन्हीं को सर्विस देने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं से इंटरेक्ट कर सकता है, बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल अवेयर विद इंग्लिश। उसे किसी तरह का और कोई ज्ञान नहीं था, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से, जोग्राफिकल सिचुएशन से वो बिल्कुल पूरी तरीके से अनअवेयर था। ईमानदारी से काम करता है। 1860 में जब फ्रेडरिक वेयरहाउजर की एज 28 साल थी,
तो कंपनी कोल वैली यूएसए में एक और प्लांट स्टार्ट करने के बारे में सोचती है, एक और सॉमिल स्टार्ट करने के बारे में सोचती है। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही भरोसे का आदमी चाहिए था और कंपनी वहाँ पर फ्रेडरिक वेयरहाउज़र को एज ए मैनेजर भेज देती है कि भाई जब तक चीज़ें सेटअप होंगी तब तक कोई सेल्स वहाँ पे करनी नहीं है, किसी आदमी से इंटरेक्ट करना नहीं है, तब तक ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, हम इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। इसी दौरान कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। कंपनी ने अपनी सारी सॉमिल्स बंद कर दी और अपने अपने सारे वर्कर्स को एक एक दो महीने की सैलरी देकर या जिसका जो भी इंतजाम कंपनी कर सकती थी उस तरीके से उन्होंने सबका हिसाब कर दिया। फ्रेडरिक वेयरहाउज़र भी इस दौरान बहुत ज़्यादा परेशान रहा। उसने कई रात सोचा और उसके बाद जाके अपने कंपनी के मालिकों से कहा कि सर मैंने आपके साथ इतने लंबे समय तक काम किया, आप मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, कोल वैली के पूरे प्लांट की जिम्मेदारी आपने मुझे देकर वहाँ पर भेजा था, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मुझे कोल वैली का प्लांट चलाने की इजाज़त दे दें। वो कहते हैं भाई कंपनी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से और हमारे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, अगर हमारे पास फंड्स होते तो हम खुद ही ना उसे रन कर रहे होते। वो कहता सर मैं इतने लार्ज स्केल पर रन भी नहीं करना चाहता चीज़ों को, मैं बहुत छोटे स्केल पर इन सब चीज़ों को शुरू करना चाहता हूँ और आपके हिसाब से तो ये बंद ही है, आप ये सोच लीजिए कि आपने बंद ही कर रखी है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। वो कहते हैं भाई यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, तुमने यहाँ पे 3-4 साल काम कर लिया है और तुम्हें लग रहा है कि आज की डेट में तुम 100 मिल चला सकते हो, तुम्हारे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, तुम यहाँ लोगों को नहीं जानते, तुम्हारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लिंक्स नहीं है, किसी तरह का मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वो फिर भी इंसिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कंपनी के मालिक उसे इजाज़त दे देते हैं। तो 28 साल की एज में 1860 में 26 साल की एज में फ्रेडरिक वेयरहाउज़र उस सॉमिल को संभालना शुरू कर चुका होता है। 1914 में फ्रेडरिक वेयरहाउज़र की डेथ हुई, अगर 4 अप्रैल 1914 को। उस समय फ्रेडरिक वेयरहाउज़र के बैंक अकाउंट में 10 लाख यूएस डॉलर्स हुआ करते थे, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा 30 लाख एकड़ ज़मीन फ्रेडरिक वेयरहाउज़र के नाम पर थी। चल संपत्ति और अचल संपत्ति मिला के इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी फ्रेडरिक वेयरहाउज़र था। 1834 में जर्मनी के एक बेहद गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे। 12 साल की एज में वो अनाथ हो गया, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, काम की तलाश में वो एक ऐसे देश आता जहाँ की उसे लैंग्वेज नहीं आती, चौकीदार की नौकरी करता है, दर दर ठोकरें खाता है, लेबर की नौकरी करता है, बेहद गरीब। वहाँ की परिस्थितियों से वो बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लैंग्वेज की सबसे उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अप्रैल 1914 में जब उसकी डेथ हुई तब वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। एक ही जीवन काल में अनाथ और चौकीदार से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक का जो सफ़र तय किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसकी दूसरी कोई मिसाल पूरी दुनिया में मिलती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम सभी लोगों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बारे में ही सोचना चाहिए या केवल अमीरी और गरीबी के बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, अपनी परिस्थितियों से आगे निकलने के हमेशा बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन सिर्फ रास्तों को तलाश करते रहने की ज़रूरत होती है। और मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि परेशानियाँ आती जाती रहेंगी, जिन जगहों पर ऑब्स्टेकल्स हैं इसका मतलब ये है कि रास्ते भी वहीं पर हैं, हमें सिर्फ उन रास्तों को तलाशना है। थैंक यू सो मच। मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू।